हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बुक स्टडी में। आज हम देखेंगे इस वीडियो में हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिए गए चैप्टर 9 की, जिसका नाम है बाढ़ की संभावनाएं। ये गज़ल है, गज़ल दी रखी है आपको बुक में। कक्षा 12वीं की मैं बात कर रही हूँ। तो देखते हैं कि इस गज़ल में क्या बोलना है। देखें उससे पहले, इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले हम एक सुविचार देख लेते हैं। तो आज का सुविचार है, आपका सबसे बड़ा मित्र आपकी पुस्तक है। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि आपका सबसे बड़ा मित्र आपकी पुस्तक है। आपके फैमिली में किसी ने बोला होगा या कहीं पे भी आपने सुना होगा। ये बहुत ही एक अच्छी लाइन है। आपको अगर आपकी लाइफ में अगर ये उतार लो ना, अपने जीवन में ये बात समझ लो ना, तो आपको फिर कोई आपके साथ हो या ना हो, फिर भी आपको अकेला महसूस नहीं होगा। ये ट्राई करके ज़रूर देखना। आपको जिस भी, चाहे आपको पोएम पढ़ने में, शायरी पढ़ने में, या फिर कहानी पढ़ने में, वार्ता पढ़ने में, जिस किसी में भी आपको इंटरेस्ट हो, वो वाली बुक ले और पढ़ो एक बार और एक्सपीरियंस करो। फिर आपको भी लगेगा नहीं, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। तो फिर आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप लाइफ में अकेले हो गए हो। तो इससे ये चीज़ बहुत ध्यान से अपने जीवन में उतार लेना। आपका सबसे बड़ा मित्र आपकी पुस्तक है। तो अब मैं शुरुआत करती हूँ पाठ की संभावनाएं गज़ल की। तो ये जो गज़ल है ये लिखी है दुष्यंत कुमार ने। उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। कवि बोल लो, लेखक बोल लो, दोनों चलेगा यहाँ पे। दुष्यंत कुमार, उनका जन्म हुआ था सन 1933 में और उनका जन्म स्थान था राजापुर नवाद जिला, बिजनौर, उत्तर प्रदेश में। मैंने यहाँ पे सिर्फ यूपी लिखा है, उत्तर प्रदेश लिखा है। बुक में आपको ये पूरा दे रखा है। अगर आपको इतना बड़ा लंबा याद ना रहे तो आप सिर्फ उत्तर प्रदेश लिखोगे फिर भी चलेगा। अगर रहे तो बहुत अच्छी बात है, वही लिखना। मैंने आपको सिर्फ उनके कवि का नाम, मतलब लेखक का नाम, जन्म स्थान और निर्धन ही बताया है इस वीडियो में। बाकी आपके बुक में है ना, पूरा डिटेल में दे रखा है। एक बार वो ज़रूर पढ़ लेना। अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बोलोगे तो मैं भी आपको यहाँ पे पूरा पढ़ के बताऊँगी। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि आप एक बार ज़रूर पढ़ लोगे। तो अगर आप ऐसा कोई हो जिसको देखने से ज़्यादा सुन के ज़्यादा जल्दी से याद रहता हो, तो फिर हम लोग नेक्स्ट से हम लोग आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे वो, ठीक है। और अभी मैं शुरुआत करती हूँ। आगे आगे का मैं बताती हूँ। तो ये दुष्यंत कुमार का जन्म 1933 में हुआ था। उनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश है और उनका निर्धन मतलब मृत्यु हुई थी 1975 में। तो अब हम गज़ल देखते हैं क्या है गज़ल में। मैंने यहाँ पे पूरी गज़ल लिख के रखी है और मैं उसका आपको मतलब भी बताऊँगी। ध्यान से सुनना। बाढ़ की संभावनाएं सामने है और नदियों के किनारे घर बने हैं। चिड़वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। इसका मतलब होता है, कवि यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि बाढ़ की समस्या हमारे सामने है, हमारे घर नदियों के किनारे पर है, मतलब किनारे पर बने हैं। तो चिड़वन में आंधियों की बात मत कर, क्योंकि पेड़ के तने अधिक नाजुक होते हैं। इतना सिंपल मतलब है। यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आगे बोला है, इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं है जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समस्या तो पाँव कीचड़ में सने हैं। इसका मतलब है यहाँ पे, जिस तरह टूटे हुए आईने किसी के काम नहीं आते, इसी तरह यहाँ टूटे हुए चेहरे नहीं दिखाई देते, उदास मन वाले नहीं दिखाई देते। आपका बड़ा
गलीचा भविष्य में कोई दिन दिखेगा, इस समय तो हमारे पाँव कीचड़ में फंसे हैं। और आगे आपको बोला है, मतलब लास्ट 4 लाइन है। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं है आदमी, हम झुनझुने हैं। अब तड़पती सी गज़ल कोई सुनाए, हमसफ़र ऊँघे हुए हैं, अनमने हैं। इसका मतलब होता है, इस सभा में आप जैसे चाहो जा सकते हैं, गाना बजाना हो सकता है। हम आदमी नहीं है, हम तो एक खिलौने जैसे हैं। खिलौना मन चाहे खेल सकते हैं। अब बेचैन करने वाली गज़ल कोई सुनाए, हम साथी उदास हैं क्योंकि आदमी ऊँचे हुए हैं। तो ये एकदम शॉर्ट पोयम थी, मतलब गज़ल थी, गज़ल है। आप इसका शब्दार्थ भी एक बार देख लेना, किसी का मतलब ना समझ आए तो पूछ लेना। अब देखते हैं स्वाध्याय हम इसका। मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उत्तर दे रखे हैं, क्वेश्चन मैं बुक में से पढ़ूंगी। आप भी ये वीडियो देखे तब बुक लेके ही बैठना। तो फर्स्ट विकल्प है, कौन सी संभावनाएं सामने है? उत्तर में आएगा बाढ़ की। दूसरा है, कवि ने किस वन का जिक्र किया है? तो इसके उत्तर में आएगा चीड़ वन का। चीड़ यहाँ पे मतलब अब ना समझ में आए तो मैं आपको एक बार बताती हूँ। पवित्र प्रदेश में उगने वाले बहुत ऊंचा पेड़ जिससे लीसा नामक गोंद जैसा पदार्थ निकलता है, लीसे से टपनाइलट बनता है। अभी आगे देखते हैं। तीसरा विकल्प, हमसफ़र क्या कर रहे हैं? इसके उत्तर में आएगा ऊँघे हुए हैं। आगे आपको पूछा एक एक वाक्य में लिखिए, तो मैंने यहाँ पे इसके भी उत्तर दे रखे हैं। क्वेश्चन पहला पूछा है, घर कहाँ बने हुए हैं? इसके उत्तर में आएगा घर नदियों के किनारे पर बने हुए हैं। दूसरा है, दरख्तों के तने कैसे हैं? इसके उत्तर में आएगा दरख्तों के तने नाजुक है। तीसरा है, कवि ने झुनझुना किससे कहा है? तीसरे का उत्तर है, कवि ने झुनझुना स्वयं को कहा है। चौथा है, कवि कालीन क्यों नहीं देखना चाहता? इसके उत्तर में आएगा, कवि के पांव कीचड़ में फंसे होने से वे कालीन देखना नहीं चाहते। ठीक है। और आगे हम बोला है कि 4-5 वाक्यों में लिखिए उत्तर। तो फर्स्ट पूछा है, कवि को इसकी क्यों चिंता है कि घर नदियों के किनारे बने हैं? तो इसके उत्तर में आएगा, ये आई थिंक आपको 4-5 वाक्य में गलती से दे रखा है, 2-3 वाक्य में ये लिखना है आपको। बुक में शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो मैं उत्तर बताती हूँ आपको। नदियों में बाढ़ आने से नदियों के किनारे जो घर होते हैं उनको हानि होती है, वे नष्ट हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं। इसलिए कवि को इसकी चिंता है कि घर नदियों के किनारे बने हैं। दूसरा पूछा है, चीड़ वन में आंधियों की बात करने से क्या होगा? तो इसके उत्तर में आएगा, आंधी आने से सबको हानि होती है, नुकसान होता है, पेड़ घर आदि गिर जाते हैं। चीड़ वन में वृक्षों के तने नाजुक होने से आंधी आने से पेड़ गिर जाते हैं। तीसरा और आखिरी पूछा है, आदमी को झुनझुना कहने का क्या तात्पर्य है?
तात्पर्य मतलब क्या मतलब है, क्या अर्थ होता है उसका। इसके उत्तर में आएगा, आदमी को झुनझुना कहने का यह तात्पर्य है कि आदमी स्वयं कोई खिलौना है, स्वयं एक खिलौना है, खिलौना मन चाहे खेल सकते हैं। और आपको अब 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखने हैं, 5-6 वाक्य में पंक्तियाँ लिखिए, ये बोला यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट, कवि सोए हुए साथियों को तड़पती हुई गज़ल क्यों सुनाना चाहते हैं। उत्तर में आएगा, प्रस्तुत गज़ल एक ही भावोबद्ध वाली गज़ल नहीं है, प्रत्येक शेर की भावभूमि भिन्न भिन्न है। समसामयिक जीवन में मानव का स्थिति विसंगतियों के परिपूर्ण है, इससे चिंतित अवश्य है पर निराश नहीं। तमाम विसंगतियों से बावजूद उम्मीद की एक हल्की सी किरण अभी भी उसके यहाँ बरकरार दिखाई देती है। इस सभा में आप जैसे चाहो जा सकते हैं, गाना बजाना हो सकता है, हम आदमी नहीं है, हम तो एक खिलौने जैसे हैं, खिलौना मन चाहे खेल सकते हैं। अब बेचैनी करने वाली गज़ल कोई सुनाए, हम साथ ही उदास है क्योंकि ऊँचे हुए हैं। दूसरा और आखिरी पूछा है, इस गज़ल का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। आपको इस पोयम में से, इस गज़ल में से जो भी समझ में आए वो अपने शब्दों में लिखना है, वो बुक के भी शब्द होंगे तो चलेगा। तो इसके उत्तर में लिखना आप लोग, प्रस्तुत गज़ल एक ही भावबोध वाली गज़ल है, प्रत्येक शेर की भावभूमि भिन्न भिन्न है। समसामयिक जीवन में मानव की स्थिति विसंगतियों के परिपूर्ण है, इससे चिंतित अवश्य है पर निराश नहीं। तमाम विसंगतियों के बावजूद उम्मीद की एक हल्की सी किरण अभी भी उसके यहाँ बरकरार दिखाई देती है। कवि कहते हैं कि बाढ़ की संभावनाएं हमारे सामने है, हमारे घर नदियों के किनारे पर बने हैं, तो चिंटवन में आंधियों की बात मत कर क्योंकि पेड़ के तने अधिक नाजुक होते हैं। जिस तरह टूटे हुए आईने किसी के काम नहीं आते, उसी तरह यहाँ टूटे हुए चेहरे नहीं दिखाई देते, उदास मन वाले नहीं दिखाई देते। आपका बड़ा गालीचा भविष्य में कोई दिन दिखेगा, इस समय तो हमारे पाँव कीचड़ में फंसे हैं। तो यहाँ पे ये हम लोग इस वीडियो का अंत करते हैं। फिर से हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में, जो हमारा रहेगा चैप्टर 10 का, वो देखेंगे हम लोग बाद वाले वीडियो में। अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमें पूछ सकते हो। और एक बात, हमारी जैसे ये हिंदी बुक स्टडी चैनल है, वैसे ही हमारी दूसरी भी एक चैनल है गुजराती बुक स्टडी। आपके कोई भी फ्रेंड ने गुजराती सब्जेक्ट रखा हो 12th में तो उनसे ज़रूर बताना कि वहाँ पे एक बार विज़िट करके देख लेते। हम लोग यहाँ पे जैसे हिंदी की पाठ्य पुस्तक में सारे चैप्टर और पोयम का अनुवादन बताते, वैसे वहाँ पे गुजराती में गुजराती सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो उनसे ज़रूर आप एक बार बोल देना। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, और कुछ भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो इस गज़ल में तो क्वेश्चन हमें पूछ सकते हो कमेंट करके, या फिर हमारी ईमेल आईडी यहाँ पे दे रखी है, वहाँ पे भी आप हम लोग मेल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।